हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है और सूडो ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है। आज हम शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए, हेडिंग से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वह रिएक्शन जिसके लिए ऑर्डर क्या है जीरो, या हम कह सकते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या है जीरो। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं या इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं कराऊंगा, वो आप खुद देख लीजिए। मैं आपको बेसिक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, एग्जाम्पल हैं या और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। डेरिवेशन आप अपने आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अब बेसिकली हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से पॉइंट्स देखने हैं। एक होती है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, एक होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एक होता है हाफ लाइफ, एक होते हैं आपके ग्राफ और एक होता है आपके एग्जाम्पल। तो देखिए, जो चार पॉइंट हैं वो तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट जो है ग्राफ वाला, वो जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड में जो है सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो है ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ हम वहाँ पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब देखिए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू के नोट, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के नोट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी इक्वल्स टू के नोट। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आर की पावर 0 इक्वल्स टू के नोट। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप शुरू में आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने आपसे कहा था कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, मतलब कितने समय में कितनी सांद्रता क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब आप अभिकारक के संदर्भ में लिखते हैं तो माइनस का साइन आता है। माइनस का साइन इसलिए आता है कि ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर आपके अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है, तो जो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है वो नेगेटिव आता है, तो उसके आगे हम एक और नेगेटिव लगाते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर जो आपके आर है वो क्या है, अभिकारक की सांद्रता किसी समय टी पर, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के नोट आर की पावर 0 इक्वल्स टू के। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, वहाँ हमने क्या लिखा था, रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो, और उसके हमने ऊपर पावर लगा दी थी। तो ये उसी तरह की इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, रेट कांस्टेंट। अब देखिए, रेट कांस्टेंट नॉर्मली के होता है, लेकिन मैंने क्योंकि जीरो ऑर्डर ले रखा है तो उसको स्पेशली डिफाइन करने के लिए जीरो लगा दिया, वरना आप सिंपल के लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा आर, अब आर रिएक्टेंट है वो तो हमें लिखना ही था। अब यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, जीरो। अब किसी की भी पावर आप जीरो लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1। तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, के नोट के बराबर आ जाएगा। अब इसी को मैंने प्रोडक्ट के सेंस में लिख दिया, तो रेट इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो एक्स क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो आर क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, ठीक है। तो ये आपके किसके बराबर आ गया, के नोट के बराबर आ गया। तो ये तो आपके हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बाद हम क्या देखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो आता है x इक्वल्स टू के नोट टी। ये आपके आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो x है वो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, मतलब t समय में कितना प्रोडक्ट बना उसकी सांद्रता है x। के नोट आपके रेट कांस्टेंट है और t क्या है, आपके टाइम। अब देखिए, अगर आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालें, क्या निकालें, यूनिट निकालें रेट कांस्टेंट की, के नोट की अगर आपको क्या निकालनी है,
यूनिट निकालनी है। तो आपने जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखी थी वहाँ पर आपने क्या देखा था, रेट इक्वल्स टू के नॉट। तो इसका मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट वही आएगी जो रेट की यूनिट होती है, और रेट की यूनिट होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन को आप कह सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है x इक्वल्स टू के नॉट टी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिस्कस करेंगे वो है हाफ लाइफ। अब देखिए हाफ लाइफ का कंसेप्ट क्या है, या हाफ लाइफ का मीनिंग क्या है, या हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये अभी हम देखेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो क्या होती है, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो ऑर्डर आते हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वहाँ पर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है फाइनाइट टाइम में, इनफाइनाइट टाइम लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो वहाँ पर हम ओवरऑल रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो रही है उससे हम उसका रेट का या स्पीड का आइडिया नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन क्या ले ली, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब आधी रिएक्शन कितने समय में पूरी हो रही है, उससे हम एक आइडिया लगाते हैं कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हाफ लाइफ को अगर हम डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब अर्ध आयु। तो देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आधी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लगता है वो हाफ लाइफ कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि अभिकारक की जो सांद्रता है या कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो कितने समय में आधी हो रही है। जैसे मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की 10, तो कितने समय में वो कंसंट्रेशन 10 से क्या हो जाए, 5 हो जाए। मतलब वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाए, आधी हो जाए या आधी रह जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो यहाँ पर हम हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे इसका, तो ये तो आपकी डेफिनेशन थी हाफ लाइफ की कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रह जाए उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, या अभिक्रिया जो है आधी पूरी हो जाए उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो थी x इक्वल्स टू के नॉट टी थी, तो t इक्वल्स टू x अपॉन के नॉट हो जाएगा। तो इसी से हम कह सकते हैं t हाफ इक्वल्स टू a/2 के नॉट। अब आप देखेंगे कि ये a क्या है। तो देखिए x इक्वल्स टू के नॉट टी, x मैं आपको बता चुका हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है समय t पर। तो यहाँ पर हमने कहा t इक्वल्स टू एक्स अपॉन के नॉट। अब जब मैंने कहा t हाफ, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता तो जितनी थी उसकी आधी रह गई, और प्रोडक्ट जो था वो कितना फॉर्म हो गया, आधा। क्या हो गया, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो गया, आधा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टी हाफ है उस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी और प्रोडक्ट भी जो है वो हाफ फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ x की जगह क्या लिख दिया, a/2। अब a क्या है, a आपकी होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो इसको आप ऐसे समझिए सिंपली कि टी हाफ में अभिकारक की जो सांद्रता है वो भी आधी हो जाएगी, और टी हाफ में उत्पाद जो है वो भी आधा बन जाएगा। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, देखिए कई बार हम आर नॉट से बताते हैं, जैसे हमने आर को कहा था ना, अभिकारक की सांद्रता किसी समय टी पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आर नॉट कहो या हम इसको ए भी कह सकते हैं। प्रारंभिक सांद्रता मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी उसको हमने आर नॉट से बताते हैं या फिर हम बताते हैं ए से, और टी हाफ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, a/2, सॉरी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, a/2। तो हमने क्या कहा कि जब टी हाफ होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, a/2। इसको आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने कहा ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, जब टाइम t0 है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो मैंने कहा इसकी कंसंट्रेशन a है
और इसकी कंसंट्रेशन 0 है। और मैंने कहा कि जब मैंने कहा टाइम t/2 है तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो मैंने कहा a माइनस एक्स का मतलब नॉर्मली इसको मैं t कह देता हूँ, अभी भी इसको मैं t हाफ की जगह t कह देता हूँ। तो मैंने कहा ये हो जाएगी a माइनस एक्स और ये हो जाएगी x। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है कि प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है और a माइनस एक्स क्या है कि रिएक्टेंट की सांद्रता कितनी है। अब मैंने कहा t हाफ, तो t हाफ के अंदर रिएक्टेंट की सांद्रता कितनी होती है, आधी हो जाती है। तो मैंने कहा a/2। तो a/2 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, a/2 होगी। तो ये भी क्या आ जाएगी, a/2। इसका मतलब t हाफ पर रिएक्टेंट की सांद्रता भी आधी हो गई और प्रोडक्ट की सांद्रता भी कितनी होगी, आधी बन गई मैक्सिमम से। तो यहाँ पर आप t हाफ लिख सकते हो a/2k। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके t हाफ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो t हाफ का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर t हाफ कितना आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा आप 2-3 चीज़ें और कर सकते हैं। t 3/4 निकाल सकते हैं। 3/4 का मतलब रिएक्शन जो है 75% जो है कितने समय में कंप्लीट होगी। या आप ये चेक कर सकते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन जो है वो कितने समय में कंप्लीट होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कंप्लीट रिएक्शन कितने समय में होगी तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या है, जब t कंप्लीट लिख देता हूँ, जब रिएक्टेंट तो कितना हो जाए 0 और प्रोडक्ट कितना हो जाए a। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे कंप्लीट रिएक्शन के लिए टाइम, तो आपके x/k0 था, तो x की जगह क्या आ जाएगा, a/k0। ये आपके कंप्लीट रिएक्शन में जो टाइम लगेगा वो है। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो t हाफ तो है a/2k0 और t है a/k0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2t हाफ। बात समझ रही है। t इक्वल्स टू 2t हाफ आप लिख सकते हैं। तो 2t हाफ के बराबर जो है वो t है। इसका मतलब जो है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 2t हाफ में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मतलब 2 अर्ध आयु काल लगते हैं, 2 हाफ लाइफ लगती है, रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मैंने अभी आपसे कहा था कि हाफ लाइफ की सिग्निफिकेंस क्यों है, हाफ लाइफ हमने कंसेप्ट लिया क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर के अलावा हैं वो नॉर्मली जल्दी से कंप्लीट नहीं होती है, उनको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो रिएक्शन की स्पीड को कंपेयर करने के लिए हम कंप्लीट लाइफ नहीं ले सकते, वहाँ हम क्या लेते हैं, हाफ लाइफ। अब देखिए यहाँ पर अगर आप t 3/4 निकालना चाहें तो t 3/4 का मतलब रिएक्शन जो है 3/4 कंप्लीट हो जाए। तो 3/4 कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। देखिए 3/4 कंप्लीट हो चुकी है तो मैंने लिखा t 3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस 3/4 a। 3/4 कंप्लीट हो गई है तो जो प्रोडक्ट है वो 3/4 a आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। 3/4 कंप्लीट हो गई तो 3/4 a तो प्रोडक्ट हो गया और ये हो जाएगा आपके 1/4 a। तो जब आप इसको देखेंगे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3/4 a आ रही है। तो जो t 3/4 है वो आएगी 3/4 a/k0, ठीक है। तो इसको अगर मैं और देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 इंटू a/2k0। तो ये किसके बराबर है, t हाफ के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जीरो ऑर्डर का सिंपल सा मतलब ये था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सेम स्पीड से रिएक्शन चल रही है। तो आप देखेंगे कि टी हाफ में रिएक्शन आधी हो गई, 3/2 टी हाफ मतलब डेढ़ हाफ लाइफ, उसमें रिएक्शन कितनी हो गई, 75% कंप्लीट हो गई और 2 टी हाफ में रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल पैटर्न चल रहा है, ये केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है, बाकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो ये थी बात आपके टी हाफ की। साथ में मैंने आपको 3/4 टी हाफ बता दिया और कंप्लीट रिएक्शन के लिए बता दिया कितने टी हाफ लगेंगे, 2 टी हाफ, 3/4 टी
T½ नहीं, 3/4 मतलब 50% रिएक्शन के लिए कितना समय लगेगा, 75% के लिए कितना समय लगेगा और 100% रिएक्शन के लिए कितना समय लगेगा। तो ये थी बात किसकी, T½ की। अब देखिए मेन एग्जाम्पल जो है जीरो ऑर्डर के वो ये हैं, उसमें भी सबसे मेन जो है वो आपके ये एग्जाम्पल आता है। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वहाँ पर आपके वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमारे मन में कई बार ये सवाल आता है कि जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, और रिएक्टेंट कंज्यूम होने से वो रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करनी चाहिए लेकिन नहीं कर रही है, उसका क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप एक जो टर्म है अमाउंट और एक टर्म है कंसंट्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस को समझें। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, कि कितनी मात्रा उपस्थित है, जिसको हम आप मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या में बता सकते हैं। कंसंट्रेशन जो है उसको हम कहते हैं सांद्रता। तो देखिए दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क क्या है, अमाउंट का मतलब तो मेरे पास इतना रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन का मतलब ये है मोल पर लीटर, इतने स्पेस में इतना रिएक्टेंट है। तो देखिए होता क्या है, होता यह है कि ये जो रिएक्शन है आपके हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2 HCl। तो यहाँ पर देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 होना चाहिए, जबकि इसका ऑर्डर कितना होता है 0। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि ये रिएक्शन होती है वाटर सेपरेशन में। किस में होती है, वाटर सेपरेशन में। मैं आपको बता देता हूँ, समझाने के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। इसे मान लीजिए ये वाटर है और ये आपके रिएक्शन आप करवा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्रेजेंट है, बात समझ में आ गई। तो अब हुआ क्या, हुआ ये, मैंने कहा सपोज कि जब रिएक्शन शुरू हुई थी या रिएक्शन के स्टार्टिंग में इसका जो वॉल्यूम था वो था 10 लीटर, समझने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने थे, 10 मोल, और क्लोरीन के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने थे, 10 मोल। बात समझ में आ गई। तो ये तो थी रिएक्शन के शुरू की बात कि ये जो स्पेस है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 10 लीटर है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स या मोल सॉरी कितने हैं, 10 मोल है, क्लोरीन के 10 मोल है। तो जब मैं बात करूँगा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की रिएक्शन के शुरू में, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, 10/10 = 1। ऐसे ही मैं बात करूँगा क्लोरीन की, तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10/10 = 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 1 मोल प्रति लीटर आ रही है। अब आप जब रिएक्शन के बाद देखेंगे, जैसे मान लीजिए रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू में चल रही है, ठीक है। तो कुछ समय बाद आपने देखा कि हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो कितने रह गए, 5, और क्लोरीन के जो मोल हैं वो कितने रह गए, 5। तो नॉर्मल सी बात है HCl बन जाएगा। HCl के मैंने कहा मोल्स कितने हैं, देखिए जब नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं तो ये हम सिंबल नहीं लगाते हैं, ये एक्टिव मास को बताता है। तो ये आपके सिंपल नंबर ऑफ मोल्स थे हाइड्रोजन के और क्लोरीन के। तो यहाँ पर 5 रह गए और HCl के भी कितने बन गए। अब देखिए जितने इसके कंज्यूम हो रहे हैं उतनी बन रहे, 1 और 1 2 कंज्यूम हो रहे तो 2 बन रहे, तो इसके 5 और 5 10 कंज्यूम हो गए, तो इसके कितने बन गए, 10। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो HCl है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए आपने देखा होगा लैब में HCl एसिड रखा होता है, तो कई बार आपसे वाइवा में पूछते हैं कि जो HCl होता है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो देखिए जो हाइड्रोक्लोराइड है वो एक्चुअल में गैस होती है, जो लैब में आपके HCl एसिड होता है वो उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि HCl की एक्चुअल में फिजिकल स्टेट है गैसियस फॉर्म, लेकिन वो जो आपके लैब में रखा रहता है वो उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो ये डिफरेंस दोनों में है। तो यहाँ पर HCl की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि जैसे ही आपके हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन करते हैं और HCl बनाते हैं, तो HCl नीचे जाके क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो उससे वाटर लेवल क्या होता है, ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो वॉल्यूम पहले 10 लीटर था, अब वो वॉल्यूम कितना हो गया, 5। मतलब जिस रेशो में रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ उसी रेशो में वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। तो अब आप जब कंसंट्रेशन निकालोगे हाइड्रोजन की, तो अब आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, पहले 10 थे, अब कितने हैं, 5, लेकिन वॉल्यूम भी कितना है, 5, तो कितना आ जाएगा, 1। ऐसे आपके Cl के लिए हो जाएगा 5/5 = 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए कई बार हम सोचते हैं कि रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन। देखिए मैंने आपको अभी भी एक टर्म बताई थी, अमाउंट और कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन और क्लोरीन की अमाउंट तो कम हो रही है, क्योंकि जब रिएक्टेंट कंज्यूम ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो कंज्यूम हुए, पहले 10-10 मोल थे, अब कितने रह गए, 5-5 मोल। लेकिन उसी अमाउंट में या उसी रेशो में क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। तो उससे कंसंट्रेशन की बात करें तो पहले भी 1 आ रही थी, 1 मोल प्रति लीटर, और बाद में भी कितनी आ रही है, 1 मोल प्रति लीटर। तो ये आपके जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो स्पेशल कंडीशन की एग्जाम्पल होते हैं कि जहाँ पर रिएक्टेंट कंज्यूम तो हो रहा है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखिए HCl के अलावा जो बाकी एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपको एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट दिखेगी वो है ये आपके कैटलिस्ट है, और यहाँ जो रिएक्टेंट है ये गैसियस फॉर्म में है। तो ये आपके एग्जाम्पल है हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस का, मतलब विषमांगी उत्प्रेरक का। विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या है कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की जो भौतिक अवस्था है, जो फेज है, वो अलग अलग है। सेम यहाँ पे है। अब देखिए होता क्या है, नॉर्मली अगर हम गैसियस रिएक्शन करवाते हैं तो 2 गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो उससे मतलब टकराते तो हैं लेकिन उसमें क्या है, पॉसिबिलिटी या चांसेस कम होते हैं। तो उससे रिएक्शन जो होती है काफ़ी स्लो होती है। तो उसको हम रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस होती है। अब ये कैटलिस्ट करता क्या है, इस केस में ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड कराता है। तो देखिए पहले गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर थे और उनके कोलिजन होने की टेंडेंसी या चांसेस बहुत कम थे, लेकिन अब हमने क्या करा, उसको एक सरफेस प्रोवाइड करा दिया। सरफेस प्रोवाइड करा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पर कुछ समय के लिए जुड़ सकते हैं या एड्जॉर्ब हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, डिटेल में नहीं जा रहा मैं। तो देखिए मान लीजिए ये आपकी कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की सरफेस है। तो मैंने कहा कि आपके ये रिएक्टेंट जो हैं, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इस पे क्या हो गए, अधिशोषित हो गए। अवशोषित भी कह सकते हैं, अधिशोषित ज़्यादा ठीक है। तो ये अधिशोषित हो गए, तो वो क्या आ गया, अब पास पास आ गए। तो पास पास आने से उनमें इंटरेक्शन क्या होगा, इंटरेक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। इंटरेक्शन होने के बाद वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे, और प्रोडक्ट बनाने के बाद निकल जाएंगे। तो होगा क्या कि ये सरफेस है, रिएक्टेंट आया, रिएक्शन करा, प्रोडक्ट बनाया और निकल गया। तो जैसे निकला जगह खाली हो गई, दूसरा रिएक्टेंट आ गया। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट तो कंज्यूम हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट की जो मात्रा है, अमाउंट जो है वो तो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब जो है टर्म जो है एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म काम आती है। तो एक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो खुली स्पेस में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो अब एक्टिव कंसंट्रेशन का पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि उनकी जो रिएक्शन है वो इतनी फास्ट नहीं हो रही, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट की सरफेस पर हैं वो फटाफट से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट की सरफेस पर हैं अब वो क्या कर रहे हैं, एक्टिव कंसंट्रेशन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब जो मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट की सरफेस पर हैं उसको हम एक्टिव कंसंट्रेशन कह रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन करके प्रोडक्ट बन रहा है तो वो हट रहा है, नया मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो रहा है। तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन के दौरान इसकी अमाउंट तो चेंज हो रही है लेकिन एक्टिव कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। एक्टिव कंसंट्रेशन हम किसको कह रहे हैं, वो कंसंट्रेशन जो कैटलिस्ट की सरफेस पर प्रेजेंट है, किसकी, रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल्स की। तो देखिए यहाँ पर प्लेटिनम है और यहाँ पर मॉलिब्डेनम और टंगस्टन है। तो ये हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस के एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है।
तो अगर आप यहाँ पर कैटलिस्ट हटा दें तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्या पता चली कि आपको ये मैंने बता दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के करा रहे हैं तो ऑर्डर कुछ और हो सकता है, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो ऑर्डर कुछ और हो सकता है, हमेशा वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये हेटेरोजीनस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखिए, अगर आप वापस जाए पुरानी क्लास में, कैटलिस्ट में मैंने आपसे कहा था कैटलिस्ट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज कर भी सकता है और चेंज नहीं भी कर सकता है। उसका कारण क्या है, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है उसको चेंज कर देता है, या जो रिएक्शन का जो पाथ है उसको चेंज कर देता है। तो उससे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर रहा है, जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये थी बात किसकी, जीरो ऑर्डर की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।